ठीक है बच्चों, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ 13 चैप्टर। इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ चैप्टर 13 हाइड्रोकार्बन्स। अब इसके अंदर हम लोग वुड्स रिएक्शन पहले देख लेते हैं। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि अगर कोई हेलो एल्केन है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दुगने हो जाएंगे उसमें। ठीक है, मान लीजिए C2H5Cl है और सोडियम के प्रेजेंस में जब हम इसको ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो आपको C4H10 बन जाएगा प्लस 2 NaCl। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये मैंने आपको 2 का केस लेके दिखा दिया है, पर 2 से ज़्यादा भी कार्बन हो सकते हैं। ठीक है, उसमें R लिख दिया जाता है, बट उसमें बच्चों को कम समझ में आता है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लेके किया है। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, 2C2H5Cl प्लस 2 Na गिव्स यू इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर C4H10 प्लस 2 NaCl, ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, ये 1 क्लोरोइथेन है और हमें मिल गया ब्यूटेन। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम दुगने हो जाते हैं। ठीक है, और जो इसके अंदर आपको सोडियम लेना पड़ता है और ड्राई ईथर लेना पड़ता है, तब ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब इसमें एक खासियत है इस रिएक्शन की, इट इज़ सूटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, क्योंकि ऑड वाले में यू विल गेट ए मिक्सचर। ठीक है, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि C5H12 बनाओ बाय वुड्स रिएक्शन। बात समझिएगा बच्चों, C5H12 बनाना है तो आप एक 2 कार्बन वाला लोगे और एक 3 कार्बन वाला लोगे। ठीक है, 7 ले रहे हैं ड्राई ईथर में। अब समझना इसको, बात को ध्यान से समझिए। NaCl तो निकलेगा ही। अब क्या होगा कि अगर यहाँ तो करोड़ों मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, है ना, तो अब अगर इसका एक मॉलिक्यूल और इसका एक मॉलिक्यूल सोडियम के प्रेजेंस में टकराया तो ये बन जाएगा पेंटेन। बट मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल्स इसी के टकरा गए तो C4H10 बन जाएगा, और 2 मॉलिक्यूल्स इसी के टकरा गए तो C6H14 बन जाएगा। तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, तीनों बन रहे हैं तो मिक्सचर बन रहा है। हम कभी भी मिक्सचर को बनाना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि मिक्सचर को फिर सेपरेट करने, प्योर करने के लिए टाइम भी लगेगा, एनर्जी भी लगेंगे, पैसे भी लगेंगे। तो अगर हमारे पास तरीके हैं एकदम प्योर ऑब्टेन करने के, तो वाई शुड वी गो फॉर दी मिक्सचर। इसलिए हम मिक्सचर बनाना नहीं चाहते हैं। तो अगर ऑड वाला बनाओगे वुड्स रिएक्शन से, एल्केन विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन बनाओगे तो मिक्सचर ही मिलेगा। बट अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन वाला बनाओगे तो मिक्सचर नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने वही चीज़ ली है, चाहे इसके 2 मॉलिक्यूल्स अलग अलग ले लो चाहे साथ में ले लो, जैसे अलग अलग दिखाया। तो जब भी टकराएंगे तो क्लोरोइथेन और क्लोरोइथेन ही टकराएंगे, तो क्या बनेगा? 4 वाला ही बनेगा, इसमें मिक्सचर नहीं बनेगा। तो इसलिए इट इज़ सूटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। NCERT ने इस पर क्वेश्चन भी पूछा है कि वाई इट इज़ नॉट प्रेफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल आप लेके समझा सकते हो, और उसमें कहना होगा आपको कि वी विल ऑब्टेन ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या एल्केन्स व्हेन वी प्रिपेयर एल्केन्स विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, देयरफॉर इट इज़ नॉट प्रेफर्ड। ठीक है जी? हाँ जी, कोई डाउट है इस पर? तो हाँ, अब एक वुड्स फिटिक भी होता है। वुड्स फिटिक का नाम सुना है? नहीं सुना है? चलिए, तो फिर वुड्स फिटिक का हम हिंट दे रहे हैं। ज़्यादा आपके कोर्स में नहीं है वो, वैसे 12th में ज़्यादा उसके ऊपर जोर है, 11th में क्या है उस पर ज़्यादा जोर नहीं है। वुड्स फिटिक में क्या होता है कि ये तो ओपन चेन पे हो रहा है, वुड्स फिटिक क्लोज चेन पे होता है। वुड्स फिटिक रिएक्शन, उसमें क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगी, ध्यान देना बच्चों, और एक ओपन चेन पे क्लोरीन लगी है CH3Cl, और ड्राई ईथर दे दिया। ठीक है, ये क्लोज चेन पे काम किया था फिटिक ने, ओपन चेन पे काम किया था वुड्स ने। तो दोनों के Cl हटके Na के साथ और CH3 इस पे चिपक जाएगा एंड यू विल गेट ए टॉल्यूइन। तो ये वुड्स फिटिक है, इस पे आपको ज़्यादा
ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वुड्स वाला हमारे कोर्स में ज़्यादा उस पर इम्पोर्टेंस है, फिटिक पे कम है, बट अब आ ही गया है सामने तो वुड्स फिटिक भी हमने लिख दिया आपके सामने। ठीक है जी, चलिए इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एरोमेटाइजेशन पे। हाँ आप बना सकते हैं, बट हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट से भी बना लेते हैं। ठीक है जी। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, कोई बता सकता है? एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में सर ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, So more than 6 atoms. हां हैविंग ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। हाँ, एरोमेटाइजेशन में 6 या 6 से ज़्यादा कार्बन होते हैं तो बेंजीन एंड इट्स होमोलॉग्स बनते हैं। मान लीजिए हमारे पास 6 कार्बन वाला है, ये हम स्केलेटन बना रहे हैं, इसको एन हेक्सेन कहते हैं। एन माने नॉर्मल हेक्सेन, सीधी चेन होती है तो नॉर्मल एन लिख देते हैं। अब इसका एरोमेटाइजेशन करेंगे और हमने Cr2O3 V2O5 या MO2O3, क्या टेम्परेचर है? 773 केल्विन टेम्परेचर है और 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो बेंजीन बन जाता है और 4H2 बाहर हो जाएगा। ये बेंजीन है C6H6। ध्यान दीजिएगा इसमें, ये अगर देखा जाए इसका फॉर्मूला होगा C6H14, दुगने से 2 ज़्यादा, तो यहाँ पे 6 ही हाइड्रोजन लगे हैं तो 8 बच गए तो 4H2, तो बेंजीन बन गया। ये क्रोमियम ऑक्साइड है, ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, ये मोलिब्डेनम ऑक्साइड है। इन तीनों में से किसी के भी प्रेजेंस में अगर टेम्परेचर 773 केल्विन और 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देते हैं तो ये 6 या 6 से ज़्यादा वाली चेन जो है वो बेंजीन में आप बन जाती है। सपोजिंग अगर 6 से ज़्यादा होता, 7 कार्बन वाली होती, तो क्या बनता बच्चों? तब टॉल्वीन बन जाता। इसको कहते हैं एन हेप्टेन। एन हेप्टेन के नॉर्मल का मतलब है सीधी चेन का, ना सीधी चेन के बिना नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये V2O5 ले लिया हमने या MO2O3 ले लिए और यही टेम्परेचर और प्रेशर लेना है, तो क्या होगा? आपको बेंजीन के ऊपर CH3 लगा मिल जाएगा, उसको हम टॉल्वीन कहते हैं। तो 7 कार्बन वाला बन गया टॉल्वीन और 4H2 तो अलग हो गई। इज इट ओके? तो ये जो रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, ओपन चेन को बेंजीन और इट्स होमोलॉग्स बनाने में हेल्प करता है। इसकी कंडीशंस आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट जो जो यूज़ हो रहे हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, बेंजीन को हम लोग बनाते हैं क्योंकि बेंजीन एंड इट्स कंपाउंड्स आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स एंड मैनी अदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम बेंजीन से बनाते हैं जो काफ़ी यूज़फुल हैं। तो ओपन चेन से बेंजीन बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम एरोमेटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला वुड्स रिएक्शन वगैरह हटा देते हैं और नेक्स्ट हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देखते हैं। जो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है उससे एक कार्बन कम हो जाता है। हाँ, तो उसमें जो तो उसमें एक कार्बन, कभी भी कोई रिएक्शन में हमें एक कार्बन कम करना है तो हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से कर सकते हैं। और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हमेशा सोडा लाइम के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इसमें अगर आपको दिया है CH3COONA, सोडियम एसीटेट कहते हैं या इथानोएट भी कह सकते हैं, सोडियम इथानोएट। कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ले लेते हैं, उसको जब NaOH और CaO के साथ हीट करेंगे इसको हम कहते हैं सोडा लाइम, इसके मिक्सचर को कहते हैं सोडा लाइम। तो ये यहीं से टूट जाएगा और आपको मिलेगा CH4 प्लस Na2CO3। तो एक कार्बन कम हो गया, इसमें 2 कार्बन थे, इसमें 1 कार्बन हो गया। तो ये जो है इसको हम डी कार्बोक्सिल, डी माने हटाना और कार्बोक्सिलिक कार्बन डाइऑक्साइड हट गया, तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ये कहलाता है। जब भी एक कार्बन कम करना है तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से हम कर सकते हैं, बट ये याद होना चाहिए कि एसिड या एसिड का सॉल्ट होना चाहिए। ये एसिड का सॉल्ट है,
अगर एसिड होता तो भी हम कर सकते थे। अगर ये CH3COH होता तो NaOH के साथ जब रिएक्ट होगा, दोनों चीज़ें एक साथ दे देते हैं, जब रिएक्ट होगा तो ये CH3CONa बनेगा और तुरंत ही इसके प्रेजेंस में टूट जाएगा, ठीक है, तो ये CH4 बन जाएगा, Na2CO3 निकल आएगा। तो अगर एसिड के साथ भी दिखाओगे तो भी ये रिएक्शन हो जाएगा, और एसिड के सॉल्ट के साथ भी दिखा सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। मान लो आपसे कहा जाए इथानोइक एसिड को मीथेन में कन्वर्ट करो, तो आप ये रिएक्शन दिखा सकते हैं। उतार लीजिए इसको भी। तो ये रिएक्शंस आपको लिख लिख के याद करने पड़ेंगे, क्योंकि कन्वर्जन में बार बार काम में आएंगे। और कभी कभी आपसे कहा जाएगा कि एक्सप्लेन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन विद एग्जांपल, ठीक है, तो उसमें आपको कहना भी पड़ेगा कि डीकार्बोक्सिलेशन से हम एक कार्बन को कम करते हैं एसिड के सॉल्ट में से, ठीक है। ये सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, एसिड का सॉल्ट होना चाहिए, उससे हम बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डीहाइड्रो हेलोजेनेशन रिएक्शन, जेनेशन रिएक्शन। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक तो हाइड्रोजन हटेगा और एक हेलोजन हटेगा, ठीक है। इसमें बीटा एलिमिनेशन होता है, ठीक है। तो डीहाइड्रो हेलोजेनेशन में हम क्या करते हैं, सपोजिंग यहाँ पे Cl लगा हुआ है, इधर H लगा है, तो इधर का H और इधर का Cl हटाना है, अल्कोहलिक KOH लेते हैं, ये याद रखना है आपको। अल्कोहलिक KOH ही डीहाइड्रो हेलोजेनेशन करता है, ठीक है। इस कार्बन को अगर अल्फ़ा मानेंगे तो इसको हम बीटा मानेंगे, इसके पड़ोस वाला, तो इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी कह देते हैं, क्योंकि जिधर से हेलोजन हटेगा उसके पड़ोस में से हाइड्रोजन भी जाएगा, तभी डीहाइड्रो हेलोजेनेशन होगा, और एंड यू विल गेट एन एल्कीन, ठीक है जी। उतारिए। इसका कैटलिस्ट अल्कोहलिक KOH है, इसके प्रेजेंस में ही रिएक्ट करता है, इसको बीटा एलिमिनेशन भी कह रहे हैं, क्योंकि हेलोजन के बगल वाला कार्बन का हाइड्रोजन जाएगा, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, किसी भी तरफ अगर हाइड्रोजन साथ में है तो हाँ मोर एल्काइलेटेड एल्कीन लेगा वो, तब उधर का लेगा जिधर से मोर एल्काइलेटेड एल्कीन बनेगी, उसको सिरजेस रूल कहते हैं। इसको उतार लीजिए, मैं ऊपर लिख देता हूँ सिरजेस रूल जो है। इसमें दोनों तरफ से ले सकता है हाइड्रोजन, पर मोर एल्काइलेटेड एल्कीन मोर स्टेबल होता है, तो वो सिरजेस रूल कहलाता है। उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। सपोजिंग डीहाइड्रो हेलोजेनेशन इसका करना होता, Cl यहाँ पे लगा होता, तो अब ये अल्फ़ा कार्बन है, ये भी बीटा है, इसको बीटा डैश कह लो। हाइड्रोजन इधर का भी जा सकता था, हाइड्रोजन इधर का भी जाता है, तो ये ज़्यादा जाएगा, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा एल्काइलेटेड है। यस, अल्कोहलिक KOH जब लोगे, इधर का H और इधर का Cl जाएगा, तो आपको ये एल्कीन मिलेगी। अब ये जो एल्कीन मिली, इस कार्बन पे भी अल्काइल ग्रुप है, इस कार्बन पे भी अल्काइल ग्रुप है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर इधर का H और इधर का Cl लेता तो आपको ये बनता, तो इस पे तो अल्काइल ग्रुप है ही नहीं, इसके ऊपर अल्काइल ग्रुप ज़रूर है, पर इस कार्बन पे अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है। तो इसमें ये सर्जेफ्स रूल लग गया। सर्जेफ्स रूल states that on dehydrohalogenation that alkene is more stable, which is more alkylated, जिसमें अल्काइल ग्रुप डबल बॉन्ड पे ज़्यादा है। इसमें एक ही तरफ अल्काइल है, इसके ऊपर नहीं है, बट इसके इधर भी अल्काइल ग्रुप लगा है, इधर भी लगा है, तो दिस इज़ मोर स्टेबल। इसलिए इधर का Cl के साथ इधर का H ज़्यादा जाएगा। ठीक है जी, उतार लीजिए इसको। तो ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब भी डबल बॉन्ड लाना है तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करना चाहिए हमें। उसमें अल्कोहलिक KOH लेते हैं।
नेक्स्ट इसी के साथ हम देख लेते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी देख लेते हैं। कोई बता सकता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन हटता है। वाटर हटता है। हाँ, डिहाइड्रेशन रिएक्शन में वाटर हटता है। तो मान लीजिए अगर ये एल्कीन है, इधर का H और इधर का OH, इसमें भी बीटा एलिमिनेशन कहलाता है क्योंकि ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, और इसमें आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना होता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ये रटना पड़ेगा तभी आप लिख पाओगे, याद रहना ये चाहिए। तो वो तभी जब अल्कोहल के प्रेजेंस में होता है। ये अल्कोहल तो खुद ही है, जब तो एल्कीन बन रहा है। अल्कोहल से कन्वर्ट करता है। अल्कोहल से, वही डिहाइड्रेशन का मतलब है एक तरफ का H और एक तरफ का OH वाटर निकल रहा है, इसीलिए इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन कह रहे हैं। तो ये प्रोपवानीन बन गया। ठीक है, मैं स्केलेटन के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, पर आपको तो पेपर में हाइड्रोजन दिखाने हैं सारे लगा के। हाँ जी, ये क्या था? प्रोपन टू ऑल, प्रोपन टू ऑल, और ये बन गया एल्कीन, इसमें डिहाइड्रेशन हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करोगे कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में तो एल्कीन बनेगा, क्योंकि एक तरफ से OH और एक तरफ से H निकल जाता है। उतार लीजिए। यस यस, फॉलो होगा। हाँ जी बच्चों, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ये? उतार लीजिए। ये आप जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस मैं बता रहा हूँ उनको आपको साफ साफ लिख के बार बार याद करना पड़ेगा। लिखेंगे 2-4 बार तो याद हो जाएगा। ऐसे ही खाली एक बार नज़र देख लिया और फिर कुछ नहीं कर रहे हैं आगे, तो फिर याद नहीं होगा। लिख लिख के याद करना पड़ता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जितना आप रिवाइज करोगे उतना जल्दी आपको याद होंगे। उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं कि हैलोजनेशन अगर कर रहे हैं सनलाइट में तो क्या होता है। ठीक है, ये तो आपने ये पहले लिखा था, इसको हटा देते हैं। ये आप CCl3 की वजह से CCl4 अगर डबल बॉन्ड है तो हाँ, उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म होता है। जब सनलाइट में करते हैं तो अलग अलग जगह के हाइड्रोजन हट के क्लोरीन लग जाती है। ठीक है, तो हालांकि उसमें मिक्सचर बनने के चांसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए हैलोजनेशन ऑफ एल्केन, हैलोजन जोड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, ठीक है, इसको हमने क्लोरीन दिया सनलाइट में। सनलाइट भी लिख सकते हैं, HNu भी लिख देते हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट भी लिख देते हैं। ठीक है, HNu मतलब E=HNu एनर्जी दे रहे हैं। तो क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे भी लग सकता है, सेकंड पे भी। ठीक है, एक भी लग सकता है, एक से ज़्यादा भी लग सकता है। तो इसलिए इसमें मिक्सचर बनने के चांसेस होते हैं। क्लोरीन यहाँ भी लग सकता है, क्लोरीन सेकंड वाले पे भी लग सकता है। ठीक है, एक से ज़्यादा भी लग सकता है। तो यू विल गेट ए मिक्सचर ऑफ एल्केन, हेलो एल्केन्स। बट ये सनलाइट में हम जब देते हैं हैलोजन को किसी भी हाइड्रोकार्बन पे तो हेलो एल्केन बन जाता है, और हैलोजन का जुड़ना ही हैलोजनेशन रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है। सर जिससे बेंजीन ऑब्टेन होती है साइक्लिक फॉर्म से। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में बेंजीन के ऊपर एक होता है एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो उसमें बेंजीन रिंग के ऊपर एल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है। ये बेंजीन है, इसको CH3Cl दे रहे हैं हम, CH3Cl किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3। हीट कर देंगे, CH3 इसके ऊपर लग जाएगा, टॉल्यूइन बन गया और HCl बाहर हो जाएगा। एक से ज़्यादा कार्बन वाला भी हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर ये 2 कार्बन होते तो ऊपर इथाइल हो जाता, इथाइल बेंजीन बन जाता। तो ये फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। और इसी में एक होता है एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होता है? CH3COCl से रिएक्टर आते हैं, इसको इथानॉइल क्लोराइड कहते हैं।
इथानॉइल क्लोराइड। जब इससे हम रिएक्ट कराएंगे, सेम कंडीशंस देंगे, एनहाइड्रस AlCl3 वगैरह, तो इसके अंदर एसीटोफिनोन बनता है, COCH3 जुड़ जाएगा ऊपर, उसको हम एसीटोफिनोन कहते हैं, एसीटोफिनोन। ये जब एसाइलेशन है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, इसको कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप जुड़ रहा है, और इसको कहते हैं एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट, क्योंकि अक्सर होता है कि बेंजीन के ऊपर आप कोई एल्काइल ग्रुप लगाना चाहते हैं तो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में आप लगा सकते हो। अगर एक कार्बन वाला लगाना है तो क्लोरोमीथेन दे दो, दो बार वाला तो क्लोरोइथेन लेते हैं। तो अलग अलग केस में अलग अलग चीज़ें लेनी पड़ती हैं। ठीक है, कब है इसका यूज़? जब बेंजीन के ऊपर हमें एक या दो कार्बन, एक दो तीन कार्बन लगाने हो, तब हम फ्रीडल-क्राफ्ट को यूज़ कर लेते हैं। उतार लीजिए बच्चों इसको, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, नहीं मिल तो नहीं पाएगी। हाँ जी, आगे बढ़ें। इसको उतार लिया सबने? अभी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन देख लेते हैं और बेंजीन के बारे में भी देख लेते हैं ना। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कैसे करा जाएगा, कोई बता सकता है? यस, शाबाश। जब इथाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास करते हैं तो बेंजीन बन जाता है, उसी को हम कहते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ध्यान दीजिए, इसमें इथाइन है C2H2, 3 मॉलिक्यूल्स अगर ले लेंगे और रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास कर देंगे, रेड हॉट आयरन ट्यूब, इसमें टेम्परेचर आपको याद रखना है 873 केल्विन, 600 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 273 कम कर लो, 600 पे, एरोमेटाइजेशन 500 पे हो रहा है तो ये बेंजीन बन जाएगा, बेंजीन। ये बन गया C6H6 और ये C6H6 3 टाइम्स C2H2 था, तो उससे आपको बेंजीन बन गया। तो इथाइन से बेंजीन अगर बनाना है तो रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास कर देते हैं इथाइन को और 873 केल्विन दे देते हैं टेम्परेचर तो इथाइन से बेंजीन बन जाता है। ठीक है, बेंजीन हम बनाते क्यों हैं? क्योंकि बेंजीन एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक, उससे और भी अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड मेडिसिन्स बनते हैं। तो एरोमेटाइजेशन से भी बना लेते हैं और इथाइन से भी हम बेंजीन बना पाते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कैसे कर रहे हैं, कह रहे हैं हम, क्योंकि 3 इथाइन के मॉलिक्यूल हैं, हम इस तरह से इसको बना लें तो आपको समझना आसान होगा कि एक इथाइन इधर है, एक इथाइन इधर है, ठीक है, और एक इथाइन इधर है। ठीक है, अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन तो है ही है इनके, अंडरस्टूड है। अब जब इसका साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करेंगे, समझिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो इसका एक बॉन्ड इधर खिसक आएगा और इसका इधर आ जाएगा और इसका इधर आ जाएगा। तो क्या होगा? रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास कर रहे हो, ये जो इथाइन ऊपर है उसी को मैं दिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर बना के कैसे साइक्लिक पॉलीमराइज। तो 873 केल्विन पे क्या हुआ कि 6 कार्बन हमने बना लिए ऐसे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड रह गया, यहाँ पे सिंगल आ गया, यहाँ डबल हो गया, यहाँ पे सिंगल रह गया, वहाँ पे डबल हो गया, यहाँ पे सिंगल हो गया, तो ये बेंजीन बन गया। ठीक है, हाइड्रोजन तो है ही है, अंडरस्टूड है, नहीं भी बना रहे हैं जैसे तो अंडरस्टूड है। इस तरह से ये बेंजीन बन जाती है।
तो इसी को हम कहते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। इथाइन का जब साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करेंगे तो बेंजीन बन जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजीन बनाने की। बता लीजिए इसको जल्दी से। प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, एरोमेटाइजेशन में प्रेशर की ज़रूरत है, इसमें प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। फिनॉल को अगर गंजा करना है तो कैसे कर सकते हैं? शाबाश, यस, फिनॉल है, अगर उससे बेंजीन बनानी है तो जिंक डस्ट के साथ इसको हीट कर दो तो यू विल गेट बेंजीन प्लस ZnO। ये हाइड्रोजन यहीं पे लग जाएगा, ऑक्सीजन जिंक के साथ चला जाएगा। तो फिनॉल से बेंजीन बनाना है तो ये एक तरीका है, इसको हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ फिनॉल। इस रिएक्शन को कहते हैं रिडक्शन ऑफ फिनॉल टू बेंजीन। फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो उसको जिंक डस्ट के साथ हीट कर दीजिए एंड यू विल ऑब्टेन बेंजीन। ठीक है बच्चों, उतार लीजिए। ये सब रिएक्शंस आपके NCERT में भी लिखे हैं, पर मैं आपको जिस फॉर्म में समझा रहा हूँ उस फॉर्म में समझने के बाद आप रिएक्शंस को प्रॉपर मैनर में पेपर में लिख के और याद करेंगे, जो आपको याद हो जाएगा। 2-4 बार रिवाइज़ करेंगे तो ही होगा याद, और अगर उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि कन्वर्जन्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहाँ पे रिएक्शंस याद होने चाहिए तो ही आप कर पाओगे, और अगर रिएक्शंस याद नहीं हैं तो फिर मुश्किल आएगी। हाँ जी, यहाँ तक हम लोग ने कर लिया और आगे हम लोग कर चलते हैं और एक रिएक्शन और हम लोग देख लेते हैं जिसको हमने कहा है कोलवेज रिएक्शन। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट का ले लेते हैं, उसको NaOH के साथ जब हम उसको पोटेशियम या सोडियम के सॉल्ट के साथ जब उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि वो एल्केन देगा। कोलवेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। सपोजिंग आपको दिया है CH3COONA, सोडियम एसीटेट दिया हुआ है या सोडियम इथाइनोएट दिया हुआ है, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, और 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि ध्यान दीजिए, ये जो है यहीं से टूट जाएगा, तो 2 कार्बन इसके जुड़ गए तो ये इथेन बन जाएगा, 2 CO2 बन जाएगा, 2 NaOH बन जाएगा और H2 बन जाएगा। ये जो है 2 कार्बन वाला था तो जहाँ CONA लगा रहा है वहीं से टूट जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ के इथेन बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया 2, NaOH 2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। सपोजिंग अगर इसकी जगह हम 3 कार्बन वाला ले लेते हैं, ठीक है बच्चों, और इलेक्ट्रोलिसिस कर देते तो ये यहाँ से टूटता और इलेक्ट्रोलिसिस का तो इलेक्ट्रोलिसिस करने पे ब्यूटेन बनता, 4 कार्बन वाला बन गया, और कार्बन डाइऑक्साइड NaOH और CO2 तो बनना ही है, कार्बन डाइऑक्साइड NaOH और हाइड्रोजन गैस तो बनेगा ही। ठीक है, तो ये भी एल्केन बनाने के काम आता है, और इससे एल्केन वही बनेगा जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, ऑड वाला नहीं बनेगा, इससे हमेशा इवन वाला ही बनेगा। इसको कोलवेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, एल्केन बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये ऊपर वाला हटा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल में मार्कोनिकॉव्स रूल कहीं कहीं पे मार्कोनिकॉव्स भी लिखा रहता है, तो दोनों ही तरह से लिखा जा सकता है।
मार्कोनिकॉव्स रूल में कि कोई भी अगर मल्टीपल बॉन्ड वाला है और उसके ऊपर कोई चीज़ जोड़ी जा रही है तो नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है, Cl वहाँ पे आएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। नेगेटिव विल गो टू दैट कार्बन विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको कंपाउंड जो मिलेगा Cl यहाँ पे लगेगा और H यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, इसमें तो कुछ लेना देना नहीं है, ये CH3 था एज इट इज़ रहेगा। ये तो सिंगल बॉन्ड पे है, इसमें कुछ नहीं जुड़ रहा। डबल बॉन्ड खुलेगा, एक तरफ Cl लग जाएगा, एक तरफ H लग जाएगा। तो नेगेटिव वहाँ जुड़ता है जहाँ पे कम हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है बच्चों, इसको कॉन्सेप्ट को समझना है हमें। इसकी मैकेनिज़्म भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो पहले क्या कह रहा है वो लिख देता हूँ, फिर इसकी मैकेनिज़्म के बारे में भी थोड़ा सा बात कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल goes to that carbon of the multiple bond which has lesser number of hydrogen। अब बात समझिए ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें ये वाला जो कार्बन है सेकेंडरी है और ये वाला जो है प्राइमरी है। हमें मालूम है कि सेकेंडरी कार्बोकटाइन इज़ मोर स्टेबल। अगर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव, तो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसलिए ये इधर शिफ्ट करेगा, इस पे पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव पे नेगेटिव आके लग जाएगा और नेगेटिव पे पॉजिटिव। तो ये इसमें मैकेनिज़्म चलती है, क्योंकि हमें मालूम है कि टर्शी कार्बोकटाइन इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो ये प्राइमरी कार्बन है और ये सेकेंडरी है। अगर डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो इस पे नेगेटिव आ गया प्राइमरी पे और सेकेंडरी पे पॉजिटिव आ गया। तो जो ज़्यादा स्टेबल है, पॉजिटिव आने की वजह से नेगेटिव वाला आके यहाँ लग जाता है। तो ये इसकी मैकेनिज़्म चलती है। ठीक है अब मार्कोनिकॉव्स की, तो ये मार्कोनिकॉव्स का रूल है कि नेगेटिव पार्ट एडिंग मॉलिक्यूल का वहाँ जाएगा जहाँ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। सपोजिंग आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाता और ये कह रहा है वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, एसिडिक मीडियम में। अब बताइए क्या बनेगा। शाबाश, OH नेगेटिव सेकंड वाले पे वाटर टूटेगा, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव में, तो OH नेगेटिव सेकंड कार्बन पे जाके लग जाएगा एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड। यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 था। नेगेटिव विल गो टू दैट कार्बन विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये मार्कोनिकॉव्स का रूल कहता है। तो ये अक्सर काम में आएगा जब कन्वर्जन दिए होते हैं, तो उसके अंदर क्वेश्चन दिए होते हैं, तो वो मालूम होना चाहिए कि नेगेटिव कहाँ जाएगा। ठीक है जी, इसको उतार लीजिए। इसके जस्ट अपोजिट जो है एंटी मार्कोनिकॉव हो जाता है। ये ऊपर वाला उतार लिया आप लोगों ने, मार्कोनिकॉव्स का रिएक्शन। तो इसको हम हटा के यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉव वाला समझा देते हैं। जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस मैं लिखवा रहा हूँ उसका पर्पज़ ये है कि आप इनको ठीक से याद करें, क्योंकि ये अक्सर आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन में, अक्सर इनका यूज़ होता है। आपके जो बच्चों के पेपर आए हैं स्कूल के, आप देखेंगे उनमें ये रिएक्शंस यूज़ हुए हैं। उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे उनमें इन रिएक्शंस का यूज़ है। ठीक है, अब हम एंटी मार्कोनिकॉव्स की बात करते हैं। कॉव्स रूल, इसमें क्या होता है कि इसमें नेगेटिव वहाँ जा रहा है जहाँ कम हाइड्रोजन है, पर एंटी मार्कोनिकॉव में वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है।
मार्कोनिकॉफ में जहाँ पे कम हाइड्रोजन है मल्टीपल बॉन्ड वाले कार्बन पे, वहाँ जाता है, उसमें वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा है। सर लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ तभी हुआ जब HBr और उसकी हाँ, एंटी मार्कोनिकॉफ परऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है। अगर मान लीजिए ये कंपाउंड था आपका और इसको आपने HBr दिया, इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक परऑक्साइड, ठीक है, यस HBr में ही होता है क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलता है। HBr में फ्री रेडिकल आसानी से बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक परऑक्साइड। ऑर्गेनिक परऑक्साइड ज़्यादातर बेंजॉइल परऑक्साइड लिया जाता है, बेंजॉइल परऑक्साइड। मैं उसको अभी बताता हूँ कि बेंजॉइल परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि एक बच्चे के पेपर में उन्होंने कहा है कि बेंजॉइल परऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक परऑक्साइड है वो बेंजॉइल परऑक्साइड ही है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि उसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, और आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ऑर्गेनिक परऑक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ में ये जो नेगेटिव है, Br इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो नेगेटिव वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो कंपाउंड आपका मेनली ये बनेगा CH2Br, यहाँ पे H, यहाँ पे H और ये CH3 था, ठीक है। इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलता है, ये भी फ्री रेडिकल बनेगा, ये भी फ्री रेडिकल बनेगा। सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है, तो Br जो है पहले इसमें लग जाएगा तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होगा, तो उसके ऊपर जाके H लग जाता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में एक जगह पूछा गया है कि एंटी मार्कोनिकॉफ में कौन सा मैकेनिज्म लगता है, 4 मैकेनिज्म दे रखे थे, उसमें एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी दिया था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बन होता है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। Br फ्री रेडिकल क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो और न्यूट्रल हो, तो ये ब्रोमीन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा। ब्रोमीन को अगर हम दिखाएं तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके यूँ दिखा सकते हैं ना, एक अनपेयर्ड है, तो ये फ्री रेडिकल कहलाएगा। अब जब ये फ्री रेडिकल है और यहाँ पे भी बॉन्ड बना है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और इस एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया जो शेड था, तो ये भी फ्री रेडिकल बन गए। बट सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज़ मोर स्टेबल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज़ मोर स्टेबल। तो क्या होगा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनाने के लिए Br जो है इस पे चिपक जाएगा, जब इस पे लग गया तो H बचेगा, तो यहाँ आके लग जाएगा। तो इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ का उल्टा ही समझो, मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव वहाँ जाता है जहाँ कम हाइड्रोजन है, एंटी मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है मल्टीपल बॉन्ड वाले कार्बन पे, ओके। बट किसके प्रेजेंस में होना है, हमेशा ऑर्गेनिक परऑक्साइड के प्रेजेंस में ही होगा। अगर यहाँ पे HBr लिखा होता, कुछ नहीं लिखता यहाँ, तो मार्कोनिकॉफ फॉलो करता, बट ऑर्गेनिक परऑक्साइड लिख दिया है तो एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो करेगा। और मैंने आपको बताया था बेंजॉइल परऑक्साइड इस तरह से होता है, ये बेंजॉइल परऑक्साइड है, दिस इज़ बेंजॉइल परऑक्साइड, ओके जी। क्या कह रही हो किरण? ठीक है बच्चों, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। मैकेनिज्म ये है कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, Br यहाँ लगेगा ताकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन जाए, जब सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन गया तो H वहाँ लग जाएगा। क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इसमें क्या होगा, पहले Br यहाँ पे लग जाएगा, तो ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन गया, तो H जो फ्री रेडिकल है वो यहाँ आके लग जाएगा, तो ये CH2Br है, इधर H है, इधर H है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की वजह से ऐसा हो रहा है। और जो मार्कोनिकॉफ में था उसमें पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसमें फ्री रेडिकल बन रहे हैं। चलिए एक नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ओजोनोलिसिस, ठीक है। और ओजोनोलिसिस में क्या होता है, कोई बता सकता है? जब भी किसी डबल बॉन्ड, हाँ यस, एल्डिहाइड और कीटोन्स बन जाते हैं जब ओजोनोलिसिस करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ओजोनोलिसिस। जैसे मान लीजिए ये कोई एल्कीन है, ठीक है, और इसको अगर ओजोन देंगे
तो पहले ओजोनॉइड बनता है, और फिर ओजोनाइड को जिंक और वाटर दोगे तो फिर एल्डिहाइड या कीटोन में टूटेगा। तो ये बनेगा पहले, मैं स्केलेटन में बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि टाइम भी कम लगे और समझ में भी साफ आ जाए। तो ये ओजोन डबल बॉन्ड खोल के तीनों ही ऑक्सीजन यहाँ लग गए। फिर जब जिंक और वाटर दोगे तो ये इस तरह से 2D आएगा, जिंक दिया और वाटर दिया, तो ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ लग जाएगा, तो आपको ये प्रोपानॉल मिल जाएगा, और यहाँ पे इथानॉल मिल जाएगा, ठीक है। इसको हाइड्रोजन लगा सकते हैं आप, इसको इथानॉल कह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन चलता है इसके अंदर। उतार लीजिए, इसको ओजोनॉइड कहते हैं, ओजोनॉइड। ठीक है। जब भी हम ओजोनोलिसिस करते हैं तो जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहीं से खुल जाता है, तो इसको हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये खुल गया है, तो ये बन गया और ये बन गया, ये इथानॉल है, ये प्रोपानॉल है। ठीक है, ओजोनोलिसिस समझ में आ गई बच्चों थोड़ी सी? यस सर। हाँ, अब हम लोग देखते हैं कि बेंजीन को रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन से। तो कोई बता सकता है बेंजीन की हाइड्रोजन से रिएक्शन करने पे क्या होगा निकल के प्रेजेंस में? यस, बेंजीन को निकल के प्रेजेंस में हीट करोगे तो यू विल गेट साइक्लोहेक्सेन। इसको उतार लीजिए ओजोनोलिसिस वाले को। फिर बेंजीन का रिएक्शन देखते हैं विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। एंटी मार्कोनिकॉफ वाला हटा देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन से रिएक्शन दिखा देते हैं बेंजीन का। हाई टेम्परेचर प्रेशर देना पड़ता है तब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है बेंजीन से। हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, ये बेंजीन है और इसको हमने 3H2 दे दिया। निकल के प्रेजेंस में टेम्परेचर एंड प्रेशर भी देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब तरफ से खुल जाएगा, ये बन गया साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। हर जगह 2-2 कार्बन हाइड्रोजन लगे होंगे, ठीक है। ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा बेंजीन से। तो बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन अगर बनाना है तो निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ हीट कर दीजिए, यू विल गेट साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। एक रिएक्शन, हाँ नहीं स्पेसिफिक नहीं है। अब एक और इसके अंदर रिएक्शन है बेंजीन को क्लोरीन से रिएक्ट करना, तो उसमें 2 तरह के कंपाउंड्स बनते हैं। बेंजीन को जब हम क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं तो एक तो कंडीशन है कि अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में करते हैं तो अलग कंपाउंड बनता है, और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में करते हैं तो अलग कंपाउंड बनता है। तो दोनों को देख लेते हैं हम, कोल्ड एंड डार्क में करते हैं वो, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ बेंजीन का हम लोग कर रहे हैं विद क्लोरीन, रिएक्शन बेंजीन का कर रहे हैं विद क्लोरीन। रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद क्लोरीन, तो बेंजीन को हमने रिएक्ट कराया क्लोरीन से एनहाइड्रस AlCl3 पे के साथ प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 कोल्ड प्लस डार्क में, ठीक है। तो कोई बता सकता है क्या बनेगा बच्चों? हाँ, सारे हाइड्रोजन हटके क्लोरीन सब जगह लग जाएगी, जितने भी हाइड्रोजन हैं सारे हट जाएंगे और सब जगह क्लोरीन लग जाएगी। यस, ये हेक्साक्लोरोबेंजीन हो गया, इसको कहते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन। और एक आखिरी रिएक्शन और देख लेते हैं बेंजीन के साथ। अगर जब हम क्लोरीन को रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट या 500 केल्विन टेम्परेचर दे रहे हैं तो डबल बॉन्ड बेंजीन के खुल जाएंगे, बात समझ में आ रही है? और
खुलने के बाद जो क्लोरीन है हाइड्रोजन के साथ साथ लग जाएगी, हाइड्रोजन के साथ साथ क्लोरीन लग जाएगी। ठीक है, इसमें 3Cl2 लेते हैं, यहाँ पे 6Cl2 लेते थे, तो यहाँ 6HCl निकलेगा, हाइड्रोजन हट गया है। और यहाँ पे जो है आपका ये बनेगा, बेंजीन रिंग नहीं रह जाएगी, क्लोरीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, इस तरह से हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और इसमें आपको ध्यान रखना है, बेंजीन नहीं है फिर भी इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड कह रहे हैं क्योंकि बेंजीन से बन रहा है, तो ये इसका नाम गलत है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन कहना चाहिए। ठीक है, तो यहीं तक उतार लीजिए और इनको सबको आप रिएक्शंस को याद करेंगे तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो 15 रिएक्शंस हम लोग ने कर लिए हैं, इनको आप पक्का करेंगे तो इनके ऊपर और प्रैक्टिस अगली क्लास में हम लोग कर पाएंगे। काफ़ी कुछ चीज़ें जो हमने बताई हैं वो पेपर में आ जाती हैं, तो इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिख लिख के याद करना पड़ेगा और कैसे कहाँ पे यूज़ करना है तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लर्निंग इज़, फॉर लर्निंग यू शुड हैव रेपिटिशन।